Hello, future doctors and engineers. This is संतोष सोनोने एंड आपको पता है फिजिक्स एक रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स में बहुत सारे बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक छोड़ देना चाहिए, कौन से टॉपिक्स करना है। तो हर टॉपिक पर क्वेश्चन होता है, तो सभी आर्टिकल्स सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ टॉपिक्स है लेकिन जो आसान है सब स्टूडेंट्स करते हैं, तो जो सिलेक्शन है आपका नीट और जेई के लिए उसके लिए वो यूजफुल है। लेकिन अगर आपको रैंक में आना है तो आपको सभी टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से करना होगा। एंड जो रैंक डिसाइडिंग टॉपिक है फिजिक्स में, उसमें से एक टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रीवियस स्टैंडर्ड से आप करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक देख रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट रिवाइज करेंगे एंड नेक्स्ट हम फिर हायर लेवल का जो पार्ट है वह देखेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, सो प्रीवियस स्टैंडर्ड से मैंने कहा आप देखते आ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। नाउ व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जनरल डेफिनेशन देखिए, बट सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं ये कंडक्टर है, करेक्ट है, एंड करंट फ्लो हो रहा है थ्रू दिस कंडक्टर। ओके, जो करंट फ्लो हो रहा है वह स्टेडी हो सकता है, अनस्टेडी भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट है अनस्टेडी, इन केस ऑफ अनस्टेडी करंट, स्टेडी करंट नहीं है अनस्टेडी करंट है, तो यू कैन राइट इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 delta q upon delta t, or you can write this formula like this I equals to dq upon dt। अगर आपको चार्ज का इक्वेशन दिया है तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग दैट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t we can find I। लेकिन करंट स्टेडी भी हो सकता है इन केस ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट है, कांस्टेंट करंट है, तो कांस्टेंट करंट है तो यू कैन राइट I इक्वल्स टू q by t, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब ये कि अनस्टेडी करंट है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये जो करंट है यू कैन कॉल दिस करंट एज एन इंस्टेंटेनियस करंट। एंड ये करंट जो स्टेडी करंट है दैट इज एन एवरेज करंट। और सिंपल है, यूनिट आप डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला। क्या यूनिट है? ऐसा यूनिट देखो, दैट इज कूलम पर सेकेंड। मेजरमेंट्स में भी देखा है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्या है करंट का यूनिट, एंड दैट इज एम्पियर। सिंबल ए। सीजीएस यूनिट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसमें दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहां पर यूज की जाती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट एंड दूसरे, देखो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं, सीरीज यूनिट ही दोनों की, एंड वह है स्टैट एम्पियर। कन्वर्जन फैक्टर्स भी थोड़ा सा याद रखो। 1 एम्पियर मींस 3 into 10 raised to 9 स्टैट एम्पियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट मतलब वह है एब्सोल्यूट एम्पियर, एंड 1 एम्पियर मतलब 1/10 raised to absolute ampere। और यू कैन राइट 1 एब्सोल्यूट एम्पियर इक्वल्स टू 10 एम्पियर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। बट याद रखो ये कन्वर्जन फैक्टर्स भी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ न्यूमेरिकल्स में यूजफुल हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा सा आपको इसे देखकर थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है, डायरेक्शन कैसी है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, मींस इट हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपको लग सकता है ये वेक्टर, बट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी दो इट हैज डायरेक्शन। फिर क्यों नहीं है, देखो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये जंक्शन 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स द सेम जंक्शन। नाउ लुक हियर, आउटगोइंग करंट कितना है, आउटगोइंग करंट कितना होगा, यहां से 4 एम्पियर 3 एम्पियर, तो आउटगोइंग करंट 7 एम्पियर एंड नॉट 5 एम्पियर, जबकि ये परपेंडिकुलर है। 5 एम्पियर है क्या, नहीं, इट डज नॉट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड दैट्स व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बट हम यूज करने वाले नेक्स्ट आर्टिकल में न्यूमेरिकल्स में, तो याद होना चाहिए।
चलो नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट आपने देखा है एंड दैट इज ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ ये भी देखा आपने, कंडक्टर है, इफ इट्स फिजिकल स्टेट इज कांस्टेंट, फिजिकल स्टेट मींस उसका डायमेंशन, लेंथ, एरिया एंड उसके बाद टेम्परेचर अगर ये कांस्टेंट है तो इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर, ये एंड्स है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट एंड यू कैन राइट V इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख रहा हूं दैट इज रेजिस्टेंस। ये जो R है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस है ऑफ द कंडक्टर। सो फार्मूला होगा V इक्वल्स टू R into I और I into R, V इक्वल्स टू IR। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल फार्मूला यूज करेंगे बाद में। लेकिन और एक बात है, रेजिस्टेंस फार्मूला लिख सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए V अपॉन I, ऐसा यूनिट भी पता है उसका, रेजिस्टेंस ओहम, करेक्ट है ओहम, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओहम। एक काम और करो आप, इसका यहां से डायमेंशंस निकाल कर देख लेना है ना, डायमेंशंस तो सबको आना चाहिए। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये रेजिस्टेंस ये एक पार्ट इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, नीट में भी पूछा है, जेईई में भी पूछा है। देखो रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं लेंथ, अब मुझे बताओ सपोज फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस तो आपको पता है, इट इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट। अब यहां से यहां तक को चार्जेस को जाना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्जेस फ्लो होते हैं, चार्जेस फ्लो होते हैं मतलब क्या, कौन से चार्जेस फ्लो होते हैं, किसके कारण ये करंट फ्लो होता है, चार्जेस फ्लो होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्जेस फ्लो होते हैं। तो हम देखेंगे जैसे 1 एम्पियर करंट की बात कर रहा हूं मैं, आई ये भी लिख देता हूं मैं यहां पर, लेकिन यहां पर एक पॉइंट देख लो, आई टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है E, सपोज टोटल बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, लेट से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो टोटल चार्ज होगा Ne अपॉन T। फिर से देखो I चार्ज अपॉन टाइम, टोटल चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है I इंटू T अपॉन E। सपोज मैंने आपको कहा करंट 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इन 1 सेकेंड, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे 6.25 इंटू 10⁻18, मतलब 1 एम्पियर करंट डजंट मींस 1 यूनिट चार्ज। 1 एम्पियर करंट कब फ्लो होगा थ्रू कंडक्टर, जब इतने 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे थ्रू दैट कंडक्टर इन 1 सेकेंड, तो इन दैट केस यू कैन से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। नाउ कम टू दिस पॉइंट रेजिस्टेंस। अब मैंने क्या कहा, ये वायर से चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, यहां से यहां तक जाना है, उनको अपोजिशन होगा, बीच में एटम्स पर कोलाइड होंगे, वो कोलिजन होगा, तो रेजिस्टेंस। अब लेंथ मैंने इंक्रीज कर दी, अब लेंथ अगर इंक्रीज कर देता हूं मैं तो ज्यादा कोलिजन्स होंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, करेक्ट, रेजिस्टेंस होगा इंक्रीज, लेंथ स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल, length large resistance large, resistance is directly proportional to length, it depends on area of conductor also। क्या होगा रिलेशन विद एरिया ऑफ कंडक्टर, देखो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अब मैंने उसको इंक्रीज कर दिया, ज्यादा स्पेस मिलेगा, कम कोलिजन्स होंगे मतलब रेजिस्टेंस स्मॉल होगा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करेक्ट है, एंड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, यहां भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट इज रो रेजिस्टिविटी एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर ए एरिया ऑफ कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, नीट में भी पूछे, जेईई में भी पूछे। फिर से देखो रेजिस्टेंस रो रेजिस्टिविटी, एल
लेंथ ऑफ कंडक्टर ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, रो के बारे में बता रहा हूं मैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसके बारे में कुछ याद रखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल, 2 बार नीट में क्वेश्चंस पूछा है। सपोज फॉर एग्जांपल आपको कहा कि लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज, कितनी भी कर दो, डबल कर दो, 3 टाइम्स कर दो, n टाइम्स कर दो, रेजिस्टिविटी जब तक मटेरियल नहीं चेंज होगा सेम, रेजिस्टिविटी सेम। एंड जरा ध्यान से देखो, दूसरे फैक्टर्स है उस पर डिपेंड है, लेकिन हम जनरली कहेंगे, हम यहां पर याद रखेंगे कि डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, इस पर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे देखेंगे। एक काम करो आप शॉर्ट में इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उस पर क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसके बारे में ही सोचेंगे। तब तक एक स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब आपको ये नोट्स लिखने की जरूरत नहीं होगी, बाद में आप लिख सकते हैं। ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हूं। तो देखते हैं, हमने जो फॉर्मूला देखा है कौन सा, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला देखा है, आर रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए, इस फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अब हम देखेंगे। फॉर्मूला के हर एक टर्म्स को अच्छी तरह से समझ लो। रेजिस्टेंस आर, रो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्वेश्चंस के लिए हमेशा याद रखो, वायर या मटेरियल चेंज नहीं हुई, इसका मतलब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सपोज वायर है तो वायर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्या फॉर्मूला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए है, पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। सर्कुलर एरिया है, तो पहला देखते हैं क्वेश्चन, नीट में पूछा है, देखो सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वायर है, ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओहम, इनिशियली मैं ऐसे कंसीडर करता हूं R1 वो रेजिस्टेंस, इट्स इनिशियल लेंथ सपोज L है, and this wire is traced to double its length, then new resistance of the wire will be, सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझो। Resistance of a wire is 4 ohm, it is traced to double its length, then find the resistance of new wire। अब क्या है, वायर को स्ट्रेच किया, वायर चेंज किया क्या, नहीं, वायर चेंज नहीं है, मतलब रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, सो यू कैन डायरेक्टली राइट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। दूसरी बात, कुछ क्वांटिटीज होती है क्वेश्चंस में जो इनडायरेक्टली दी हुई रहती, अब वायर स्ट्रेच की तो डायमीटर डिक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगी, तो एरिया वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो दोनों को भी यूज करना होगा। लेंथ डबल, लेंथ क्या किया डबल, एंड एरिया क्या किया हाफ, और दूसरा भी ऐसा भी यूज कर सकते हैं, वायर की लेंथ स्ट्रेच की वायर, एरिया डिक्रीज हुई लेकिन लेंथ भी इंक्रीज हुई, इस तरह से कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो देखो मैं क्या बता रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं L अपॉन A है, लेंथ भी आना चाहिए वॉल्यूम भी आना चाहिए, इस तरह से लिख रहा हूं, तो L से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूं, तो एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम, सो वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। बहुत ही सिंपल एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो R is directly proportional to L square means R2 upon R1, directly proportional to L square, L2 by L1 whole square। लेंथ क्या की है, यस 2 times L1 मींस इनिशियल लेंथ L ही ली हमने, एंड ये L, ठीक है, लगे तो ऐसे लिख देता L1 L, तो क्या हो गया 2 square 4, रेजिस्टेंस फाइनल 4 टाइम्स इनिशियल वैल्यू 4 into 4 16 ओम, आपका आंसर सिंपल। एक बार ऐसा सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछो, देखो ये वायर है ऑफ रेजिस्टेंस R ओम, नाउ इट इज मेल्टेड एंड stretched so that its length becomes
n टाइम्स इट्स इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ L1 L है तो उसकी फाइनल लेंथ होगी n टाइम्स L। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? न्यू रेजिस्टेंस देखो लेंथ n टाइम्स, लेंथ n टाइम्स हो गई, एरिया भी चेंज होगा, बट मैंने क्या कहा? वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डायरेक्टली याद रखो ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो दूसरा आसानी से भी आप समझ सकते हैं, R2 अपॉन R1, देखो L2 अपॉन L1, L2 n टाइम्स L, n टाइम्स L, 2 की जगह n है तो n टाइम्स L है तो 2 स्क्वायर मींस n स्क्वायर R1 इनिशियल रेजिस्टेंस के n स्क्वायर टाइम्स फाइनल रेजिस्टेंस होगा। ये फॉर्मूला शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको समझने के लिए बताया, लेकिन ओरली फाइंड कर सकते हैं। देखो नीट में पूछा है लेंथ 2L, लेंथ NL, सो n इक्वल्स टू 2, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा? n स्क्वायर टाइम्स मतलब 2, यहां पर 2 एक क्वेश्चन में 2 स्क्वायर 4, 4 टाइम्स इनिशियल वैल्यू 4 ओम, तो 4 into 4 16 ओम, या इनिशियल वैल्यू r है तो n स्क्वायर टाइम्स r1 एंड r1 इक्वल्स टू r, तो n स्क्वायर r न्यू रेजिस्टेंस। शॉर्टकट का यूज करते हैं और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबको समझ में आना चाहिए सिर्फ कि हमें क्या करना है, किस तरह से यूज करना है, थोड़े से चेंजेस करते हुए क्वेश्चन। देखो एक बार नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन पूछा था, सपोज फॉर एग्जांपल वायर है एंड दिस वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 10% of its original length, then what would be its new resistance? क्या होगा न्यू रेजिस्टेंस? then its new resistance would be, क्या रेजिस्टेंस होगा? देखो ये है इनिशियल लेंथ में कंसीडर करना L, न्यू लेंथ कितनी है? कितनी है? न्यू लेंथ इंक्रीज की है 10% से, 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो आसान है ना, ऐसे परसेंटेज आया तो आप फिर डर जाते हैं। ये एक आसान सवाल है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए शॉर्टकट कैसे यूज करनी चाहिए। देखो मैं बता रहा हूं L2 अपॉन L1, परसेंटेज आया तो हमेशा याद रखो इनिशियल वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 10 हो, 100 हो, 200 हो, हमेशा लेना है 100%। परसेंटेज की बात कर रहा हूं, जो भी है वो 100% होता है। ओके 1 भी रहा तो 100%, उसके 10% इंक्रीज की मतलब कितनी होगी? 110। तो देखो ना L2 11/10 L1 मींस क्या हो गया? L2 n टाइम्स L, ये जनरली याद रखो, फिर से ना लगे तो आपको लीव कर देता हूं यहां पर। अगर फाइनल लेंथ होगी n टाइम्स इनिशियल लेंथ, शॉर्टकट, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? न्यू रेजिस्टेंस होता है n स्क्वायर टाइम्स इनिशियल वैल्यू, शॉर्टकट की तरह L2 NL, तो n की जगह क्या है? n की जगह क्या है? 11/10, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? n स्क्वायर टाइम्स, तो n का स्क्वायर, n 11 का स्क्वायर 121, 10 स्क्वायर 100 into R1, R1 equals to R, 121 upon 100 means 1.21 R। इतने पूछा है दोस्तों, तो आसान है, सिर्फ समझ में आना चाहिए किस तरह से यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। और भी कुछ क्वेश्चन है, देखो इतना नहीं, जेईई में क्वेश्चन पूछा है इस पर बेस, देखो कैसा, a copper wire is melted and then stretched by 0.5%। देखो सपोज ये लेंथ L1 में कंसीडर कर रहा हूं एंड इट इज स्ट्रेच्ड बाय 0.5%, फाइनल लेंथ होगी 0.5% ऑफ इनिशियल लेंथ। लेकिन क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां पर पूछा दे परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस नहीं, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो यहां पर भी बताएंगे मेल्टिंग एंड देन स्ट्रेच्ड। Again you can say volume constant R is directly proportional to L square, बट यहां पर आप ये यूज कर सकते हैं L square R1, कर सकते हैं, बट याद रखना फाइनल वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी है, हमें क्या कैलकुलेट करना है वो समझ में आना चाहिए। ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा L2 अपॉन L1, L1 100, L2 0.5% से एक्स्ट्रा, फिर n की वैल्यू एंड n स्क्वायर, ये भी n स्क्वायर, इसका स्क्वायर इनटू R1, बट फिर फाइनल वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना, मतलब परसेंटेज R2 अपॉन R1, फिर R2 माइनस R1 अपॉन R1, ऐसा करना होगा। लेकिन एक शॉर्टकट भी बता, मेजरमेंट्स एरर्स में बताया था ना,
देखा है ना हमने, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, पावर रूल, a raised to n में एरर 2 into percentage change in length, परसेंटेज चेंज इन लेंथ 0.5%, तो आ गया ना आपका आंसर 1%। जेई में पूछा है, जेई में पूछा है। कुछ चेंजेस भी करते हैं, मैंने कहा देखो कुछ चेंज करके पूछे गए क्वेश्चंस वो बताता, लेकिन शॉर्ट फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, ठीक है। देखो थोड़े से चेंज करके पूछे गए क्वेश्चंस वो मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान दो सब लोग, किस तरह से पूछे गए हैं थोड़े से चेंज करके क्वेश्चंस। अब मेरे पास कुछ वायर्स है, फर्स्ट वायर ऑफ लेंथ L एरिया A, सेकेंड वायर है ऑफ लेंथ 2L एरिया A/2, थर्ड वायर है ऑफ लेंथ L/2 एरिया 2A, एंड पूछा है इन तीनों वायर में से किसका रेजिस्टेंस स्मॉल होगा, द वायर विच हैज स्मॉल रेजिस्टेंस। तो क्या है, लेंथ एंड एरिया वाला रिलेशन देखना है। फर्स्ट वायर के लिए सोचते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, सॉरी L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब लेंथ भी नहीं एरिया भी, वॉल्यूम का कोई सवाल नहीं, लेंथ भी नहीं एरिया भी। दूसरी वायर के लिए प्रोपोर्शनल टू L, 2L अपॉन एरिया A/2, 2 into 2 4 टाइम्स LA। थर्ड वायर के लिए क्या है, R is proportional to L/2 length area 2A, तो ये हो गया 1/4 टाइम्स LA। मतलब किसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होगी, 1/4 ऑफ L/A, ये 4 टाइम्स है L/A, इस वायर हैज मिनिमम रेजिस्टेंस। और थोड़े से चेंज करके पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में देखो, 3 वायर से and ratio of masses of that 3 wires is 1:3:5, and your lengths in the ratio 5:3:1, and आपको पूछना है find the ratio of resistances of that wires। अब थोड़ा सा चेंज, फार्मूला वही है लेकिन उसमें चेंज, डायरेक्टली हर बार उसी फार्मूला पर क्वेश्चन होगा ऐसा नहीं, तो थोड़े से चेंजेस जो है आपको करते आना चाहिए। देखो ना, अब हमें मास चाहिए, मास है क्वेश्चन में नहीं, तो हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम उसे मास के टर्म्स में लिख सकते हैं। चलो लिखने की कोशिश करते हैं। एरिया है यहाँ पर, हमारे पास और एक फार्मूला डेंसिटी, रो रेजिस्टिविटी के लिए यूज किया तो डेंसिटी के लिए यूज कर रहा, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस अभी फार्मूला हमने यूज किया एरिया इनटू लेंथ। तो देखो हमारे पास लेंथ का रेशियो है, दैट्स व्हाट क्वेश्चन फार्मूला में लेंथ आनी चाहिए, एरिया नहीं है, एरिया को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, एरिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, फिर यहां से m अपॉन L D। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, R क्या होगा, रो L अपॉन एरिया, एरिया m अपॉन ऊपर चला जाएगा L D, L इंटू L, L स्क्वायर D। मटेरियल सेम, रेजिस्टिविटी सेम, डेंसिटी सेम, R is proportional to L square and inversely proportional to mass। आ गया फिर आंसर। सोचो कैसे, रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड करना है अलाउ में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L square, L1 square upon M1 is to L2 square upon M2 is to L3 square upon L3 square upon M3। देखो किस तरह से आ सकता है हमारा आंसर। L1, अब रेशियो देखना है सिर्फ, L1 L2 L3, उसका स्क्वायर कर देता हूं, यहाँ स्क्वायर है 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9 एंड 1 स्क्वायर 1, मास का तो वही है वैल्यू 1:3:5, 3 3 9, एलसीएम निकालते हैं, रेशियो आ गया आपका 5 से मल्टीप्लाई करो, 125:3 5 15:1, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 5 आ गया। शॉर्टकट का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े से जो चेंजेस होते हैं वो अगर आपको समझ में आए तो आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस टॉपिक का, लेकिन आगे आएंगे नेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने कहा
ये रैंक डिसाइडिंग टॉपिक है एंड दैट्स व्हाई नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट आर्टिकल एंड बहुत अच्छी तरह से इसे रिवाइज करके रखना है। ओके, थैंक यू।